तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 10th का जो आपका सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका सामाजिक विज्ञान विषय है, इसका जो कल आपका मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है, यानी कि 4 अक्टूबर। जी हाँ बच्चों, 4 अक्टूबर 2024 को जो आपका मिड टर्म का पेपर होने वाला है एसएसटी का, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और ये हमारा एसएसटी का पहले सैंपल पेपर का वीडियो होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से एटलीस्ट 2 सैंपल पेपर्स की वीडियो और अपलोड करूं एसएसटी सब्जेक्ट की, तो इस वीडियो पर एटलीस्ट 1000 लाइक्स कंप्लीट करवा दीजिएगा। अगर आप 1000 लाइक कंप्लीट करवा देते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको एसएसटी के 2 सैंपल पेपर तो और अपलोड मैं करके आपको दूंगा ही दूंगा। ठीक है, और इन सैंपल पेपर को करने से आपको क्या फायदा होने वाला है, खास करके एसएसटी के सैंपल पेपर की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले तो भैया आपको पेपर का पैटर्न समझ में आ जाएगा कि मेरा पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है कल का। और सेकेंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे एसएसटी के पेपर के अंदर, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में डिट्टो रिपीट होकर के आ सकते हैं। इस बात की हाईली हाईली पॉसिबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि एसएसटी बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है बच्चों को काफ़ी सालों से। ठीक है, तो इसमें मेरा बहुत अच्छी पकड़ है। ठीक है, तो आप इसमें जो है सो कि काफ़ी अच्छी बिलीव कर सकते हो। मैंने बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाया और लिटरली मैं बता रहा हूँ, लास्ट ईयर के जो आपसे 1 साल सीनियर बच्चे थे उनको मैंने 2 सैंपल पेपर दिया था मिड टर्म एग्जाम में, और दोनों सैंपल पेपर में से ही ऑलमोस्ट 80 to 90% क्वेश्चंस आ गए थे। सोचिए, सिर्फ 2 सैंपल पेपर दिया था। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा भी मैं एक और सैंपल पेपर 2 सैंपल पेपर और अपलोड करूं, यानी कि एसएसटी के टोटल 3 सैंपल पेपर्स की वीडियोस आपको दूं मैं, तो आप इस वीडियो पर 1000 लाइक्स कंप्लीट करवा दीजिएगा। अगर आप 1000 लाइक कंप्लीट करवाते हैं तो मैं आपको यहाँ पर 2 सैंपल पेपर और अपलोड करके दूंगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी बच्चों। लिटरली बता रहा हूँ, आप खुद जो है ना पेपर दे करके आएंगे कल और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखेंगे थैंक यू सर, आपके सैंपल पेपर से हमको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। ठीक है, तो आप बताइएगा कि क्या आपको 2 सैंपल पेपर्स का वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, और अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। कम से कम 80 से ज़्यादा कमेंट अगर आप करेंगे तो भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, या तो 1000 लाइक्स या तो 80 से ज़्यादा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 10th है, हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस, और सोशल साइंस का जो कल आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर आएगा बच्चों। नीचे चले तो यहाँ पर सामान्य निर्देश दिया गया है, क्योंकि ये एसएसटी के सैंपल पेपर्स की सीरीज का पहला वीडियो है, तो अपने हम पेपर के पैटर्न को थोड़ा सा समझ लेते हैं। और पेपर के पैटर्न को समझने के लिए यहाँ पर हमें सामान्य निर्देश समझना होगा। तो देखिए, बताया गया है कि जो आपका कल पेपर आएगा एसएसटी का, उसके अंदर टोटल 6 सेक्शंस यानी 6 खंड होने वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे कल के पेपर के अंदर वो 37 यानी कि 37 क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, जो आपका खंड क रहेगा यानी सेक्शन ए रहेगा, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक आपके एक एक नंबर के एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो आपका सेक्शन बी रहेगा, इसके अंदर आपसे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 24 तक जो है 21 से 24 तक 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनका आंसर आपको 40 वर्ड्स यानी 40 शब्दों में देना है। इसके नीचे चले तो जो आपका सेक्शन सी रहेगा यानी खंड ग, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 29 तक यानी 25 से 29 तक 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और इनका आंसर आपको 60 वर्ड यानी 60 शब्दों में देना है। जो आपका डी वाला सेक्शन रहेगा, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर के 33 तक 5-5 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और इनका आंसर आपको 120 वर्ड्स के अंदर देना है, 120 शब्दों से अधिक में आपको नहीं देना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो अगला सेक्शन रहेगा, ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर के 36 तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 4-4 नंबर वाले रहने वाले हैं और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इनका आंसर आपको 100 शब्दों से अधिक में नहीं देना है। और लास्ट वाला जो आपका सेक्शन रहेगा खंड चौ करके, इसके अंदर आपसे मैप वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, कुछ और बेसिक बातें यहाँ पर बताई गई है, वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, सेम यही चीज़ इंग्लिश मीडियम में आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस करके रहता है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश मीडियम में इसको पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं बच्चों। और ये जो सैम्पल पेपर मैं आपको करवाऊंगा, ये हिंदी मीडियम में भी करवाऊंगा और इंग्लिश मीडियम में भी करवाऊंगा। तो दोनों ही बच्चे वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, दोनों मीडियम के बच्चों, क्योंकि आप दोनों ही मीडियम के बच्चों को यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है इस सैम्पल पेपर का। क्लियर बच्चों? चलिए, परफेक्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रही जो कल आपका सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है मिड टर्म का क्लास 10th का, उससे संबंधित।
आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सेक्शन वाइज देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं और कैसे हम उनका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। तो हम लोग आ गए हैं सेक्शन ए के अंदर, जो कि आपका 20 मार्क्स का सेक्शन रहने वाला है और MCQ टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि किसने कहा कि जब फ्रांस छींकता है तो शेष यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। ठीक है, आप में से जिस बच्चे को नहीं पता उनको बताना चाहूंगा, जो आपका यूरोप है वहां पर फ्रांस एक देश है। ठीक है, और फ्रांस जो है ताकतवर देशों की कैटेगरी में आता है। तो उसी को लेकर के, फ्रांस को लेकर के ये बात बोली गई है कि फ्रांस जब छींकता है ना भैया, तो शेष यूरोप को यानी यूरोप के अन्य जो देश है उन सबको सर्दी जुकाम हो जाती है। तो ये बात किसने कही थी? ड्यूक मैटरनिक ने। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि हु सेड दैट व्हेन फ्रांस नीड्स दैट रेस्ट ऑफ द यूरोप कैच कोल्ड। तो आपका यहाँ पर ड्यूक मैटरनिक जो है इन्होंने कहा था। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा है, उसके किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की औपचारिक मांग की गई थी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर वो होता है ना कि पूर्ण स्वराज चाहिए हमें, तो ये किस अधिवेशन में इसकी मांग की गई थी? तो ये मांग की गई थी बच्चों लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929 जब हुआ था तो इसके अंदर यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग यहाँ पर की गई थी बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द फॉर्मल डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज मेट। तो आपका लाहौर सेशन जब हुआ था कांग्रेस का 1929 में, तो वहां पर बोला गया था हमें पूर्ण स्वराज का दर्जा अब चाहिए करके। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि वस्तुओं के लिए बाजार बनाने के लिए निम्नलिखित में से विज्ञापन का कौन सा तरीका मैनचेस्टर के निर्माताओं ने प्रयोग किया। ठीक है, जो वस्तुएं होती हैं बच्चों, कोई भी वस्तु हो सकती है, तो उसके लिए यहाँ पर मार्केट क्रिएट करने के लिए, क्या क्रिएट करने के लिए? मार्केट यानी कि बाजार बनाने के लिए जो विज्ञापन का तरीका होता है, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट का तरीका होता है, तो उसमें से कौन सा तरीका यहाँ पर मैनचेस्टर के निर्माताओं ने प्रयोग किया। एग्जाम्पल ऐसे समझिए, जैसे आज आपके हाथ में फ़ोन है, ठीक है, किसी भी कंपनी का फ़ोन हो सकता है, वो MI का हो सकता है ना, रियलमी का हो सकता है, वीवो का हो सकता है, ओप्पो का हो सकता है। आप बाकी कमेंट करके भी बताइएगा कि आपके हाथ में कौन सा फ़ोन है जिस फ़ोन से आप ये वीडियो देख रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो ये जो फ़ोन है ये आपने क्यों परचेज़ किया? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इसका एडवर्टीजमेंट देखा होगा, विज्ञापन देखा होगा, है कि नहीं? कि ऐसे देखा होगा, ये देखिए नया वीवो का फ़ोन, ऐसे सेल्फी लेंगे तो भैंस भी गोरा हो जाएगा एकदम, ऐसा वीवो का फ़ोन है कि एकदम आपको चेहरे को एकदम लाली लिपस्टिक लगा करके एकदम गोरा गोरा बना देगा, है कि नहीं? तो इस तरह से कहीं ना कहीं विज्ञापन एडवर्टीजमेंट आपने देखा होगा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर बोल रहा है कि जो मैनचेस्टर के निर्माता थे उन्होंने अपना सामान वगैरह बेचने के लिए जो मार्केट बनाना था उसके लिए विज्ञापन का कौन सा तरीका अपनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विज्ञापन के तरीकों की बात करें तो उन्होंने वस्तुओं के बंडल पर लेबल लगाना शुरू किया। ठीक है, आपने देखा होगा जो भी वस्तु वगैरह आप खरीदते होंगे उस पर कोई ना कोई लेबल लगा हुआ होता होगा, तो इन्होंने भी लेबल लगाना शुरू किया। एंड उसके बाद यहाँ पर उन्होंने क्या किया, इन्होंने कैलेंडर छपवाना शुरू किया। आपने ऐसा भी कैलेंडर देखा होगा जो किसी न किसी का प्रचार कर रहा होता है, जैसे हम मेडिकल शॉप में जाते हैं, केमिस्ट की दुकान में जाते हैं, है कि नहीं? तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि कैलेंडर लगा होता है उनका, लेकिन वो नॉर्मल कैलेंडर नहीं होता, उस कैलेंडर के ऊपर किसी न किसी दवाई कंपनी का प्रचार होता है। ठीक है, तो वो कैलेंडर कहाँ से आता है? वो कोई दवाई कंपनी छपवाती है उस कैलेंडर को, ताकि एक नॉर्मल दुकानदार उसको टांग सके और उसका प्रचार भी हो जाए दवाई कंपनी का, और वो दुकानदार जो है डेट वगैरह भी देख सके कैलेंडर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मैनचेस्टर के जो निर्माता थे इन्होंने कैलेंडर भी छपवाना शुरू किया ताकि वो अपने वस्तुओं के लिए बाजार को क्रिएट कर सके। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला जो है ना, राष्ट्रवादी संदेश लिखवाना, ये नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और फर्स्ट सेकंड ये दोनों करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला गलत है, तो इस हिसाब से ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो आपका सूची नंबर 1 है और सूची नंबर जो 2 है इसका मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए मिलान कर देते हैं भैया। यहाँ पर देखिए सबसे पहला है आपका आरक्षित वन। ठीक है, यानी रिजर्व फॉरेस्ट जिसको आप कहेंगे। तो अगर रिजर्व फॉरेस्ट की मैं बात करूं तो इसका हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ये कहाँ पर किए गए हैं? आंध्र प्रदेश के अंदर किए गए। अगला है बच्चों हमारा यहाँ पर संरक्षित वन यानी कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये कहाँ पर है हमारा?
तो ये हो जाएगा हरियाणा के अंदर है, ठीक है। और अगला हमारा यहाँ पर है अवगीकृत वन यानी कि अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, तो ये है हमारा यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर, ठीक है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है ना, इधर वाले स्टेट हमारे, उनके अंदर। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर मिलान कर सकते हैं। और करेक्ट ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। सेम यही इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, इस तरह से रहेगा। और आपका करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? देखिए, लाइक का टारगेट या तो 1000 लाइक्स करवा दीजिए अगर आपको 2 सैंपल पेपर की वीडियो और चाहिए, या तो एटलीस्ट जो कमेंट का टारगेट दिया है मैंने उस कमेंट के टारगेट को रीच कर दीजिए। देन मैं आपको 2 सैंपल पेपर का वीडियो, प्लस में आपको मैं बोल रहा हूँ अगर आपने 100 प्लस कमेंट कर दिया तो मैं आपको 1 शॉट का वीडियो भी दे दूंगा, जिसके अंदर पूरे सिलेबस से मिड टर्म का जो सिलेबस आ रहा है उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारा कवर करवा दूंगा, मैप भी कवर करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो देखता हूँ क्या आप 100 प्लस कमेंट करके बोलते हैं कि सर हमें 1 शॉट का भी वीडियो चाहिए, मैप का भी वीडियो चाहिए। सारी चीज़ें आपके ऊपर है, आप डिमांड कीजिए, सप्लाई देना हमारा काम है, ठीक है, क्योंकि हम बैठे ही हुए हैं आपको पढ़ाने के लिए। डोंट वरी बच्चों, ठीक है, बाकी चिंता करने की आपको कोई भी बात नहीं है। आगे चलते हैं। अगला देखिए, गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी संसाधनों के संरक्षण के प्रति अपनी चिंता इन शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, सबकी आवश्यकता के लिए पर्याप्त है लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं। ठीक है, ये बात यहाँ पर गांधी जी के संदर्भ में बोला गया है कि उनका संसाधनों को लेकर के, उन संसाधन के संरक्षण को लेकर के क्या विचार है। ठीक है, और फिर देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गांधी जी के उदाहरण के लिए सबसे उपयुक्त स्पष्टीकरण है। तो गांधी जी के उदाहरण के लिए मतलब गांधी जी के ये जो है ना, इसके लिए सबसे सही क्या रहेगा, वो रहेगा लालची और स्वार्थी व्यक्ति और आधुनिक तकनीक की शोषणकारी प्रकृति वैश्विक स्तर पर संसाधनों की कमी का मूल कारण है। वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं यहाँ पर, है कि नहीं। आज के टाइम पे आप देखेंगे अमीर आदमी क्या बोल रहा है, अरे पेड़ पौधा काटो, एकदम जंगल उंगल काटो। क्या है जंगल उंगल, ये सब काटो, एकदम प्रकृति क्या है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इसको काटो, यहाँ पे होटल बनाओ, फॉरेस्ट में एकदम रिजॉर्ट बनाओ, पैसा आएगा उससे, है कि नहीं। और गांधी जी का भी कुछ सिमिलर ही थॉट्स था उस टाइम पे भी। तो ये चीजें यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर छठा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे बच्चों कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि ने उत्तर पूर्वी और मध्य भारत में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई और वनों का क्षरण किया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एग्रीकल्चर हैज कॉज्ड लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इन नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों झूम खेती। ठीक है, झूम खेती के कारण क्या हो रहा है, बड़े स्तर पर वनों की कटाई की जा रही है। ठीक है, और वन जो है गायब होते जा रहे हैं, तो यहाँ पर झूम खेती आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, एंड आपका जो है सो कि सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर देते हैं। मिलान करने के लिए सबसे पहला दे रखा है आपका गठबंधन की सरकार, जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है ना, कोलिशन वाली गवर्नमेंट। तो गठबंधन सरकारों की बात करें तो इसका हो जाएगा आपका 2 या 2 से अधिक दलों को मिला करके जब सरकार बनाई जाती है तो ये गठबंधन की सरकारें कहलाती हैं। अगला है आपका गृह युद्ध, तो गृह युद्ध की बात करें तो इसका हो जाएगा आपका विशेष समूहों के बीच एक हिंसक संघर्ष होना, यह गृह युद्ध की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, जैसे ये आपका अभी बांग्लादेश में लगभग गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है अभी भी, है कि नहीं। अगला है नियंत्रण और संतुलन। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका सरकार के प्रत्येक अंग दूसरे के साथ करते हैं नियंत्रण और संतुलन बैठाते हैं, कंट्रोल एंड बैलेंस बैठा के रखते हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर सामुदायिक सरकार, तो ये क्या होता है, शक्ति को विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच साझा किया जाना चाहिए, ये हमारा सामुदायिक सरकार होता है बच्चों। क्लियर है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, और आशा कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। ठीक है, और इसके बाद जो आपका एग्जाम है बच्चों, अभी तो ये मैं एसएसटी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद आपका साइंस का एग्जाम है, तो साइंस का भी मैंने सैंपल पेपर अपलोड कर रखा है, आपको आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप देख लीजिएगा। एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा बच्चों आपके लिए वो। ठीक है, एंड साइंस के बाद आपका लास्ट एग्जाम इंग्लिश है, तो इंग्लिश की भी हम पूरी तैयारी करवाएंगे, बिल्कुल एकदम जी तोड़ मेहनत करेंगे आपके लिए, बस आप भी मेहनत करते रहिएगा साथ साथ। क्लियर है, चलिए बाकी इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं, और मैं आपको जो है एक बार मिलान कर देता हूँ इंग्लिश मीडियम में। पहला है हमारा ए का जैसे कि कोलिशन गवर्नमेंट का हो जाएगा यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, अगला है सिविल वॉर, तो सिविल वॉर का हो जाएगा आपका अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स। ठीक है,
एंड अगला है चेक्स एंड बैलेंस, ठीक है, इस तरह से आपका ये चेक्स एंड बैलेंस की बात करें तो इसका हो जाएगा ईच ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट चेक्स द अदर्स, ठीक है, एंड लास्ट में है आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट, तो ये हो जाएगा ये वाला, ठीक है, इस तरह से आपको मिलान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 8वां क्वेश्चन क्या है कि उदार राष्ट्रवाद का अर्थ है, ठीक है, जो लिबरल नेशनलिज्म होता है इसका क्या मतलब होता है? तो उदार राष्ट्रवाद का अर्थ होता है बच्चों व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता बनाना, ठीक है, एकदम बैलेंस बना करके चलना, ये हमारा उदार राष्ट्रवाद अर्थात लिबरल नेशनलिज्म होता है। क्लियर है बच्चों? चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन क्या है? गिल्ड्स थे, ये क्या थे बच्चों? तो जो गिल्ड्स थे बच्चों ये उत्पादकों के संगठन थे। क्या थे? उत्पादकों के संगठन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्रोड्यूसर, जो चीजें प्रोड्यूस करते हैं ना उसके ऑर्गेनाइजेशंस थे, ठीक है, तो इस तरह से सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आप चित्र वाला क्वेश्चन देखिए, काफी आसान है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है? इस चित्र, ये जो प्रसिद्ध चित्र है इसमें गांधी जी और नेहरू जी के अलावा कौन से व्यक्ति हमें देखने को मिल रहे हैं, उनका आपको नाम पहचानना है, ठीक है। ये जो थर्ड पर्सन है इस चित्र में ये कौन है, ठीक है, तो ये जो तीसरे व्यक्ति है ये है हमारे मौलाना आजाद जी, जो कि बहुत महान व्यक्ति रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि इन दिस फेमस पिक्चर अपार्ट फ्रॉम गांधी जी एंड नेहरू जी हु इज द पर्सन आइडेंटिफाई, तो ये जो हमारे थर्ड पर्सन है ये यहाँ पर मौलाना आजाद जी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? कि भैया ऐसी खेती की जाती है जो लगभग सीढ़ी के आकार का होता हो, ऐसा 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 करके, मतलब सीढ़ी होता है ना जैसे जीना होता है उस टाइप का होता हो, तो उत्तराखंड के अंदर सीढ़ीदार खेती की जाती है, क्योंकि उत्तराखंड जो है बच्चों ये पहाड़ी इलाकों के अंदर आ जाता है। जैसे पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश के मैदान हो गए, हरियाणा हो गए, ये सब राज्य क्या है, यहाँ पर जो खेती होती है ये मतलब नॉर्मल खेती होती है, क्योंकि ये जो इलाके हैं मैदानी इलाके, सपाट जमीन आपको यहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलेगा। लेकिन उत्तराखंड जो है ये आपका पहाड़ी इलाका में आ जाता है, इसलिए यहाँ पर सीढ़ीदार खेती की जाती है। क्लियर है बच्चों? यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज टेरेस फार्मिंग डन, तो आपका यहाँ पर उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्या आप उत्तराखंड से है? कमेंट करके बताइए मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे उत्तराखंड से बहुत कम ही बच्चे जो है हमारे चैनल को देखते हैं, मोस्टली मैंने देख रखा है दिल्ली वगैरह से ज़्यादातर हमारे चैनल को देखा जाता है, ठीक है। बाकी आप अगर यूके से है यानी उत्तराखंड से तो कमेंट करके बताइएगा कि यस सर हम उत्तराखंड से है, और उसके साथ हार्ट वाला इमोजी भी लगा दीजिएगा। चलिए 12वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की दशा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंडीशन ऑफ वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। देखिए दो तरह के यहाँ पर क्षेत्र होते हैं, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो कि गवर्नमेंट के अंदर पूरी तरह से आ जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास रजिस्टर होता है, जैसे एमएनसी वगैरह होते हैं, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं वो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर होते हैं। और भी जो यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड पीवीसी करके होता है ना, प्राइवेट लिमिटेड होता है, ठीक है, पीवीटी करके आता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती हैं वो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर होती हैं, गवर्नमेंट की जो कंपनियां होती हैं तो गवर्नमेंट के पास होंगी, ठीक है। तो ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ के जो मजदूर वगैरह होते हैं, यहाँ के जो वर्कर्स होते हैं, इंप्लॉइज होते हैं, उनका पूरा पूरा एकदम फिक्स चीज़ें होती हैं। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है ये कौन सा होता है? जैसे रेडी पटरी वाले होते हैं, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो छोटे मोटे कारोबारी होते हैं ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आते हैं। तो उसी को लेकर के यहाँ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी असंगठित क्षेत्र यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहा है, इसमें श्रमिकों की दशा नहीं है ये, ठीक है, श्रमिकों की यह दशा नहीं है, वो आपको यहाँ पर बताना है बच्चों। तो वो कौन कौन सा है चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो उच्च वेतन वाला है कि इनको अच्छा खासा वेतन मिलता है, अच्छा खासा सैलरी मिलता है, ये चीज़ गलत है आपका। बाकी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जैसे नौकरी की अनिश्चितता रहती है, ठीक है, कि कभी भी जॉब जा सकती है, फिक्स नहीं रहता आपका जॉब इसके अंदर, ठीक है। निम्नलिखित कार्य परिस्थितियाँ रहती हैं, निम्न स्तरीय कार्य परिस्थितियाँ रहती हैं, यानी बहुत ज़्यादा हार्श लेवल पर ले जाकर के भी आपसे काम करवाया जा सकता है। कार्यावधि निश्चित नहीं होती, ऐसा नहीं कि इसके अंदर आपसे 8 ही घंटे काम करवाया जाएगा, हो सकता है 12 घंटे, हो सकता है 14 घंटे, 18 घंटे भी काम करवाया जा सकता है, कि जो कार्य की अवधि होती है वो फिक्स नहीं होती है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें तो सही हैं,
लेकिन ये जो उच्च वेतन है ये गलत है कि भैया उच्च वेतन नहीं मिलता है इनको, ये इनकी भैया यहाँ पर श्रमिकों की दशा नहीं है कि इनको उच्च वेतन दिया जाए। तो इस हिसाब से आपका जो डी वाला ऑप्शन है केवल 3 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंडीशन ऑफ वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो आपका हाई वेजिस या हाई सैलरी कह लीजिए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली थर्ड वाला। क्लियर।